हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का महान व्यक्तित्व, जो हमारा पाठ है 12। हमारे पाठ का नाम है दोस्तों कहानी का सारांश और प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये किसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कहानी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी का। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बचपन से ही स्वभावमानी थे। ठीक है, बचपन से ही वो स्वभावमानी थे। अपने पिता के जीवन काल में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। ठीक है, वह शक राजा द्वारा दिए गए इस अपमान को सह न सके। ठीक है, वह सह न सके। अपने वंश तथा भावी के सम्मान के लिए उन्होंने शक राजा की हत्या कर दी। ठीक है, शक राजा की हत्या कर दी। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं इनके बारे में और क्या हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य धर्म परागण थे, किंतु वे धर्मांध के और असहिष्णु शासक नहीं थे। ठीक है, अन्य धर्मों का भी वह आदर करते थे। उनके शासन में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव या अत्याचार नहीं किया जाता था। दूसरे धर्मों के प्रति वह उदार एवं सहिष्णु थे। वह बौद्ध मतावलंबियों को भी भूमि और धन दान देते थे। महान विजेता होने के साथ साथ वे सफल कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, कूटनीतिज्ञ थे। वे जानते थे कि सुदूर दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनके राज्य पर दक्षिण के आक्रमण का भय समाप्त हो गया। इस तरह वे अपने बुद्धिमानी और राज्यों की सहायता से भारत से विदेशी जातियों को निकालने में सफल रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इनके बारे में और आगे पढ़ते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कला और संस्कृति के प्रति अनुराग रखते थे। उन्होंने विद्वानों को पूरा संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, पूरा संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं विद्वानों का आदर करते थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 रत्न है। ठीक है, 9 रत्न है। कालिदास उन रत्नों में श्रेष्ठ हैं। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न पूछ सकता है कि 9 रत्नों में श्रेष्ठ कौन है, तो आप बता देंगे कालिदास। ठीक है, चंद्रगुप्त का मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति का मर्मज्ञ था। विक्रमादित्य स्वयं कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। गुप्त काल में कला के विकास में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है इनके जीवन में। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी महान विजयों के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि का धारण की। ठीक है, धारण की। पश्चिमोत्तर भारत के गढ़ राज्यों को परास्त करने के कारण ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को गड़ारी यानी कि गढ़ों का सूत्र कहा गया है। ठीक है, तो यह पूछ सकता है प्रश्न कि गढ़ों का शत्रु किसे कहा गया है, तो आप बता देंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मालवा की विजय चंद्रगुप्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुई। ठीक है, इससे उनके साम्राज्य की सीमाएं समुद्र तट तक फैल गई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा बंगाल के विद्रोही राज्यों को परास्त किए। ठीक है, परास्त किए। इस तरह उनका साम्राज्य पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर की दक्षिण सीमा से लेकर दक्षिण पश्चिम के काठियावाड़ तथा गुजरात तक फैल गया। ठीक है, उनके
शासन में शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि थी। ठीक है, जब वह शासन करते थे तो उनके शासन काल में शांति थी और सुव्यवस्था थी और समृद्धि भी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य सिंह, विक्रम, परामाभागवत और गणरी, ठीक है, उपाधियों का प्रयोग किया गया है। वे एक पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। ठीक है, विजेता थे। वे सचमुच गुप्त साम्राज्य के निर्माता थे। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान में स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों को याद दिलाती है। चीनी यात्री फह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में ही भारत आया था। ठीक है, भारत आया था। वह छह वर्ष तक भारत में रहा। वह 6 वर्ष, जो यह प्रश्न पूछ सकता है कि फह्यान किसके शासन काल में आया था, तो आप बता देंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। और वो पूछ सकता है कि वह कितने वर्ष तक भारत में रहा, तो आप बता दीजिएगा कि 6 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फह्यान ने तत्कालीन भारत की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, उसके विवरण के अनुसार उस समय देश का शासनकाल अत्यंत सुव्यवस्थित था। ठीक है, सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्ण और समृद्धशाली जीवन बिता रहे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धार्मिक औषधालयों और यात्रियों के लिए निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण कराया। वे विष्णु के उपासक थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों का भी प्रश्रय दिया। ठीक है, उस समय भारत के लोग धनी, धर्मात्मा और विद्या प्रेमी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे। ठीक है, वह अत्यंत ही न्यायप्रिय शासक थे। जिस विक्रमादित्य की न्यायनीति, उदारता, शौर्य और पराक्रम के बारे में बड़ी संख्या में, ठीक है, बड़ी संख्या में किंवदंतियां प्रचलित हैं, वह शायद हमारे यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही चलाया था। ठीक है, विक्रमादित्य ने ही चलाया था। भारत का सांस्कृतिक विकास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ठीक है, इसके साथ ही इस युग के साहित्य में देश की समृद्धि के संकेत मिलते हैं। इस तरह आपने पराक्रम, सुव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, विद्यानुराग तथा कला प्रेम के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक महान युग की महान संस्कृति के विकास और समृद्धि के संस्मरणीय योग दिया। ठीक है, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में सर्वाक्षरों में अंकित है। ठीक है, और गुप्त वंश का शासनकाल भारत के इतिहास का वर्णन युग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला देखते हैं अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास में विक्रमादित्य का नाम सर्वाक्षरों में क्यों अंकित है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम, सुव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, कला प्रेम आदि से ही एक महान युग की संस्कृति के विकास में सहयोग किया है। इसीलिए इनका नाम भारतीय इतिहास में सर्वाक्षरों में अंकित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ठीक है, तो उत्तर है हमारा
अपनी महान और अद्भुत विजय श्रृंखला के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि के धारण की। ठीक है, चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शासन काल में कौन सी चीनी यात्रा भारत आया। ठीक है, जब वह शासन कर रहे थे तब कौन सा चीनी यात्रा, मतलब चीनी जो होते हैं चीन के लोग, कब भारत आया यात्रा करते हुए। तो उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में फया नामक चीनी यात्री भारत आया। और वह कितने साल तक रहा दोस्तों, तो वह 6 साल तक रहा, 6 वर्ष तक रहा। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग उत्तर देखते हैं। हमारा उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उत्तम थी, यानी कि उत्तम मतलब बहुत अच्छी थी। ठीक है, शासन अत्यंत सुव्यवस्थित तथा लोग शांतिपूर्वक और समृद्धशाली जीवन बिता रहे थे। ठीक है, बिता रहे थे। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि महरौली के लोहे की लाट से किस बात का पता चलता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। दिल्ली के महरौली के लोहे की लाट से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के महान उपलब्धियों का पता चलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न करते हैं। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है, हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि गुप्त वंश का शासन काल भारतीय इतिहास में किस युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारा उत्तर है गुप्त वंश का शासन काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा इनका कहानी खत्म होता है और अभ्यास प्रश्न भी खत्म होता है। तो आप हमारे वीडियो पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।